अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। अच्छा जी, आज है वंस अगेन मैच डे। आज ही है ना? तो ये हमारी जो अभी सीरीज हो रही है इसमें बड़े दिनों के गैप्स बीच में आ रहे थे हर मैच के, लेकिन आज मैच है और वी आर होपिंग दैट वी विन टुडे, ऑल्दो इंजरीज काफ़ी हो चुकी हैं हमारी टीम में। क्योंकि अगर आज का मैच हम जीत जाएंगे तो हमें सीरीज में ज़रा एक साइकोलॉजिकल बर्तरी हासिल हो जाएगी। एक से ये सीरीज अभी तक बराबर है। यस, हम इंजरीज का भी शिकार हैं। उसके बाद आज क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कौन किस नंबर पर आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट इट यस्टरडे ऑल्सो, लेकिन फिर हमने सोचा आज बात करेंगे क्योंकि आज तो मैच है। सो दैट इज गोइंग टू बी लेटर इन द शो। कुछ अभी ज़रा बातचीत और मुफाहिमत की बातें करते हैं। मशवरे दिए जा रहे हैं हुकूमत को मुफाहिमत के, बातचीत के। सर्टनली बड़ी अच्छी बात है, बातचीत तो सभी से होनी चाहिए, मुफाहिमत भी होनी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जिससे बातचीत के मशवरे दिए जा रहे हैं वो क्या इसके लिए कभी राजी हुए हैं या आइंदा होंगे। अप टू स्पीड। तो हुआ क्या है, शहबाज हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की बातें सभी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची पर ताजरों ने जहां हुकूमत को पड़ोसी मुल्क भारत के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खोलने की बात की, वहीं अडयाला के बासियों से भी बातचीत का मशवरा दिया। अब क्या क्या कहा ये देखें। मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया। मैं समझता हूँ और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामला को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी आएगी। वैसे नहीं, आगे चलते। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में तहरीक इंसाफ को मुफाहिमत की पेशकश की थी, मगर तहरीक इंसाफ ने साफ इनकार कर दिया था। हद तो यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात को बानी PTI ने अच्छी नज़रों से नहीं देखा था और PTI के रहनुमा असद कैसर तो वफाकी हुकूमत के साथ तमाम राब्ते ख़त्म करने पर तुल गए थे। याद होगा आपको? बिल्कुल। अच्छा, भी आपको याद भी दिला दें कि पीपल्स पार्टी के जो मौजूदा रहनुमा और इमरान खान के साबिक तर्जुमान हैं, मुशीर भी रहे हैं नदीम अफजल चांद, बरमला कह चुके हैं कि पहले भी ऐसी बातें उठी हैं लेकिन इन पे कोई फैसला हुआ नहीं। और उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने PTI को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत भी दी थी, लेकिन ये सियासी जमातों के साथ बैठने को पहले तैयार थे ना अब तैयार हैं। सो नथिंग रियली हैज़ चेंज्ड देयर। पहले भी इसका उन्हें नुकसान हुआ और आगे भी होगा। तहरीक इंसाफ आपको बताइए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार थी, ना तैयार है। अलबत्ता कुछ रहनुमा बात करते हैं मुफाहिमत की, बातचीत की, लेकिन ठोस कुछ उनकी तरफ से भी नहीं किया जाता। क्या ही अच्छा हो कि मईशत को लेकर सब पहले मुत्तफ़िक हो जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम दोज हू नो PTI एंड PTI's बानी चेयरमैन्स पॉलिटिक्स, वो बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन सियासतदानों के अलावा सबसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि वो सियासतदानों से बातचीत करने में यकीन नहीं रखते हैं। वो इन्हें चोर डाकू कहते हैं या इसकी आड़ में इनको साइडलाइन करके सिर्फ फौज या एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पहले भी और गालिबन अब भी। देखिए, ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट ऑब्वियसली वो तो चाहते हैं कि वो बेसिकली चाहते हैं कि मुल्क में एक इस्तेकाम हो, तो लिहाजा क्योंकि अभी रीसेंट एग्जांपल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको पता है जब PTI के हिमायत याफ्ता लोग एज अ सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी ग्रुप के तौर पर सामने आए, उस वक्त बात हो रही थी, कहीं से ये सजेशन जरूर आई थी, लेकिन जाहिर है उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी। अच्छा जी, सदर मुस्लिम लीग नून सिंध बशीर मेमन हमारे साथ हैं। बशीर मेमन साहब, इसी बात से आपसे बात शुरू करते हैं कि वज़ीर आज़म को इमरान खान की जानिब हाथ बढ़ाने का कहा गया है। कल की पूरी एक ताजरों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रादर एक मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया, इसे आप मुतालबा कहें, सजेशन कहें, एडवाइस कहें, अपील कहें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये मकसद हमें समझ आ गया, दे वांट के स्टेबिलिटी हो मुल्क में। आपको भी ऐसा ही लगता है कि अगर ऐसी कोई बातचीत हो जाए तो ज़रा बेहतर माहौल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी? मैं मौजूद था जिस वक्त ये मीटिंग हुई और आरिफ हबीब साहब ने ये सवाल किया था, उन्होंने ही ये तजवीज़ दी थी
मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊँ, शहबाज शरीफ वही हैं जिन्होंने 2018 में असेंबली के फ्लोर पे चार्टर ऑफ इकॉनमी ऑफर किया था इमरान अहमद खान न्याजी साहब को। हम बर्दाश्त और बातचीत के उसमें रखते हैं, सियासत में रखते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पंजाब में बाई इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने आपस में कंटेस्ट भी किया, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस भी लड़े। हमने सिंध में भी यही किया। लेकिन आज फेडरल गवर्नमेंट चूंकि मुल्क में इकॉनमी इज़ दी मोस्ट सीरियस क्रिटिकल कंडीशंस में है, इसलिए हमने सारी सियासत आदमियों को यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम किस सूबे में किसकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट में किसकी हुकूमत है, कौन कोalition पार्टनर्स हैं, कौन नहीं है, लेकिन मुल्क सबका साझा है। हमने तो 2018 में ऑफर किया था हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब ने, और जो उस वक्त की ऑफ़र थी, उस वक्त का जो जवाब आया था वो भी आपको याद है कि वो फरमाते थे कि जी अब एनआरओ ये लोग मांग रहे हैं। हम तो कह रहे थे कि इकॉनमी में चार्टर करो, ये कहते थे कि एनआरओ। बशीर साहब, चलिए आपने पुरानी बात तो याद कराई, अभी रिसेंट बात कर लेते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के बाद उन्हें अप्रोच करने की कोशिश की, हुकूमत बनाने की ऑफ़र भी कर डाली, लेकिन ज़ाहिर है उस तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया। लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी हालिया दिनों में क्या कोई सीरियस कोशिश की गई है बानी चेयरमैन PTI से बात करने की, उन्हें अप्रोच करने की? क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक सियासी हॉस्टिलिटी कम होगी तो मुल्क में स्टेबिलिटी तो आएगी। वो सीरियस है ही नहीं। उस वक्त हमें यकीन था कि ये अनाड़ी है, मेरी लीडरशिप को यकीन था कि ये अनाड़ी है, मेरे कायद के विजन का उसको पता ही नहीं है। आजकल तो मतलब उसकी गालियाँ थमने का नाम ही नहीं लेती, उसका गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो 24 घंटे गालियाँ देता रहता है। वो तो दुआ करता है, वो तो कहता है कि एटम बम गिर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, अगर नहीं बनाते हो तो ये करो। उसकी तो मुझे दिमागी मतलब मैं नहीं करना चाहता, मेरा लेवल और हैसियत नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात करूं। तो हम तो हमेशा ओपन है। किसने कहा कि हमारे दरवाजे बंद हैं बातचीत के लिए? बातचीत रोज़ असेंबली में होते हैं ना, क्या करते हैं? किसी ने हाथ मिलाया है प्रोविंशियल असेंबली पंजाब में, किसी MPA ने दूसरे MPA के साथ, उसके ऊपर जो ट्वीट्स हुई हैं, उसको जो गालियाँ पड़ी हैं, तो इनके जो मतलब उनकी जो मेंटालिटी है वो कोई ऐसी खुदा ने कोई अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला रहम करे और इंशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं आगे। आरिफ हबीब साहब ने जो बात की थी मैंने सुनी, मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद था। अब मैं उन्हीं को, ज़ाहिर है वो टेक्निकल आदमी है, सनतकार है और स्टॉक एक्सचेंज में उनका बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने सब ने पॉजिटिव बातें की हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह इकॉनमी आगे बढ़ेगी। अच्छा, सबने बहुत पॉजिटिव बातें तो की होंगी, लेकिन एक चीज़ है जिसकी कल इट डिड नॉट कम अंडर डिस्कशन, हालांकि आनी चाहिए थी, और वो ये बात है, कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत की
इतनी अटेंशन, इतनी तवज्जो कराची पे नहीं है जितनी होनी चाहिए, खास तौर पे। लेकिन स्ट्रीट क्राइम्स जिसका हमने कल एक्चुअली जब हम अपने शो में प्रपोजल्स दे रहे थे तो हमने स्ट्रीट क्राइम का जिक्र किया था कि इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, इस पे बात नहीं हुई। तो क्या इसका ये मकसद लिया जाए कि पीपल, ये मुस्लिम लीग नून जो है, वफाक जो है, वो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उनको लग रहा है पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची में स्ट्रीट क्राइम्स को डील कर रही है, हैंडल कर रही है, वो ठीक है, इसी तरह ही रहे? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के पास, आप ये देखें, पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है, उनकी गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी अभी केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उसके बाद हुकूमत आई है, उन्होंने ऑपरेशंस भी शुरू किए हैं, कराची में भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और रेंजर्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। और मैं कोई बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है वो काम कर रहे हैं, नज़र आ रहा है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बशीर मेमन साहब। ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम, कराची के और बड़े मसाइल हैं, पानी का मसला एक इतना बड़ा मसला है, मतलब यू नो अ फ्यू डेज अगो आई मेट अ फ्रेंड, उनका पहला इत्तेफाक की बात है कि विजिट था कराची में। अच्छा, विजिट था पहली दफ़ा। बहुत से लोगों का इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरफ जो रहते हैं, उनका अगर कोई काम वगैरह ना हो तो कराची आने का इत्तेफाक नहीं होता। और वी वर जस्ट गोइंग अराउंड, और उन्होंने कहा कि ये बड़े बड़े ये टैंकर नुमा चीज़ क्या है, दे वर एक्चुअली and shocked। मैंने कहा जी इसमें पानी आ रहा है हमारे घरों में। By the way, you have to live here to know the problems, वरना वो उस तरह जब आप नहीं रह रहे होते तो आपको नहीं समझ आती। समझाने में मुझे ये वक्त लगा कि ये जो बड़े बड़े टैंकर आप सड़कों पे दौड़ते फिरते देख रहे हैं, इससे हमारे घरों तक पानी पहुंच रहा है, जिससे हम अपना मुंह धोएंगे या हम नहाएंगे या हम इस्तेमाल करेंगे, आम यूज का पानी है। सो वो उनके लिए नाकाबिल यकीन थी ये बात। सो स्ट्रीट क्राइम यस, पानी का मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, इस शहर की ब्यूटिफिकेशन का मसला, प्लीज डू समथिंग फॉर टू ब्यूटिफाई दिस सिटी, बिकॉज़ फिक्स ऑल द रोड्स एंड स्टफ। मतलब ब्यूटिफिकेशन तो बाद में आती है। और एक और चीज़, हमारा बीच नीड्स टू बी क्लीन, मतलब एक मैसिव बीच क्लीनिंग ड्राइव ऑन अ वेरी सीरियस लेवल होनी चाहिए, बिकॉज वो आलूदा से आलूदा तरीन ही होता चला जा रहा है। इवन इफ यू नो आप अपनी बोट में हो या कहीं भी हो, अगर आप डीप इनसाइड द सी भी जाएं, 2-3-4 किलोमीटर अंदर चले जाएं, 2-3 घंटों की आप राइड ले लें, वहां तक गंदा पानी। आई वंडर कि पता नहीं लोगों को एहसास है या नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी है, लेकिन ये जो बग्गी गाड़ियाँ चल रही होती हैं सी व्यू के ऊपर, और घोड़े और ऊँट फिर रहे होते हैं, एक तो घोड़े और ऊँट गलाजत मचाते हैं, जिसकी वजह से आप साहिल समंदर पे की रेत पर अपने पैर नहीं रख सकते, उन्होंने वहीं गंद मचाया होता है। दूसरा है जो गाड़ियाँ फिर रही होती हैं, इससे आलूदगी में बेपनाह इजाफा होता है, मरीन लाइफ के लिए भी, समंदर पर भी। सो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि जनाब इनको काम करने दें और क्या करेंगे। एक फिक्स्ड एरिया, एक छोटा एरिया आप इनके लिए मुख्तस कर दें कि जी किसी ने कैमल राइड लेनी है, किसी ने घुड़सवारी करनी है, तो बस ये आधा किलोमीटर का एरिया है। क्योंकि इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आप लोग जाते नहीं ना क्लिफ्टन पे, आपका जाना ही नहीं होता। आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा ना कि जब आप पैर रखेंगे और घोड़े की लेद आपके पैर के ऊपर पड़ेगी तो क्या एहसास होगा। पीपल हु मैटर, जो कि चीज़ें बदल सकते हैं, उनको पता है कि क्या हो रहा है। इट्स नॉट एज इफ कि वो बेखबर है। और गार्बेज डिस्पोजल भी बाय द वे बीचेस पे बहुत ज़्यादा होता है। इन एनी केस हम आगे बढ़ रहे हैं और ज़रा बात कर लेते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, दुबई की बात कर लेते हैं। वहाँ जहाँ आपको पता है कि गुज़िश्ता हफ्ते तबाहकुन बारिशों के बाद ज़िंदगी जो है वो थोड़ी थोड़ी मामूल पे आना स्टार्ट हो गई है, सड़कें जो है वो ज़रा क्लियर हो गई हैं। माहिरीन सेहत ने रिहायशियों को खबरदार किया है कि नलके का पानी पीने से इज्तनाब करें, बिल्कुल नलके का ना पिए। टू बी ऑनेस्ट इट्स न्यूज़ टू मी कि वहाँ नलके का पानी पी सकते हैं। आई थॉट के मिनरल वाटर ही चलता है, क्योंकि वो मजीद आलूदा हो सकता है, उसमें सीवेज वगैरह का पानी मिक्स हो गया। सिप्ते आरिफ इज रिपोर्टिंग फ्रॉम दुबई। जी, जैसे कि शुरू में ही इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि अगर निकासी का निज़ाम बर वक्त और तेज़ी से नहीं किया गया, खुसूसन शारजा की रियासत में, तो मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हो सकते हैं। और शारजा की रियासत में यकीनन बड़े चैलेंजेस भी दरपेश रहे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग के अतराफ जो पानी जमा हुआ उनको निकालने के लिए मुतादिद ट्रक्स नस्ब किए गए, लेकिन क्योंकि अतराफ में पानी इस कदर जमा था कि अगर ट्रक पे ट्रक निकाल भी लेते थे तो पानी दोबारा से जमा हो जाता था।
तो कई हज़ार टन पानी यहाँ से शारजा के मुख्तलिफ इलाकों से भर भर कर जो है ट्रक्स निकाले गए हैं पानी के, और उसके बावजूद जो है पानी अभी कुछ मुकामात पर खड़ा नज़र आता है, जिसकी वजह से जो है बीमारियां फैल रही हैं। गटर का पानी, क्योंकि सीवरेज का पानी जो है इस पानी में मिलाप हो गया। जो फ्यूल स्टेशन थे वहाँ अंडरग्राउंड आपको पता है फ्यूल होता है, वो फ्यूल और पानी का मिलाप हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस दरपेश हुए, जिसकी वजह से बताया ही जा रहा है कि अब हुकाम ने यहाँ पर अस्पतालों को जो है एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि इस तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं, तो आवाम को कहा है कि होशियार रहें, नलकों का पानी इस्तेमाल ना करें, इसके अलावा मिनरल वाटर जो है वो इस्तेमाल करें, ख़रीद का पानी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर बहुत सारे इलाकों की जो हाई राइज बिल्डिंग है, आपको बताएं कि वहाँ की लाइट्स भी, इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, क्योंकि कुछ इस तरह के वाक़यात हुए थे कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने का और कोई और आफत आने का भी अंदेशा था। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज बिल्डिंग की काट दी गई। लेकिन चैलेंज ये दरपेश हुआ कि इस हाई राइज बिल्डिंग से लोग जब उतरेंगे तो लिफ्ट नहीं चल रही, पानी वहाँ पर मौजूद नहीं, तो किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बना सकेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सिप्ते आरिफ। सो लिहाजा मिनरल वाटर पिए, फिल्टर्ड वाटर का नहीं बताया भाई। बोतल में जो पानी आ रहा है ना अभी, तो वही पिए कुछ दिन के लिए। मिनरल बेसिकली वही हुआ ना, वरना फिल्टर्ड वो जो पैक्ड वाटर होता है, क्योंकि अभी उन्हें वो जो फाउंटेन्स वगैरह भी लगे हुए हैं उसमें भी वो शुबा जाहिर कर रहे हैं, बिकॉज इतना देर पानी खड़ा रहा है कि उनकी लाइनों में भी सीवेज पानी एंड ऑल दैट मिक्स हो गया है, एंड यू नो इट वुड टेक सम टाइम टू फिल्टर इट। अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट की बात तो चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान में दीगर खेल अब बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रहे हैं। बड़ा खुशाइंद है, बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब सभी अच्छा कर रहे हैं। इन्हीं में एक गोल्फर हैं माशाल्लाह, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और गोल्फ भी आपको पता है रिसेंटली हर 2 हफ्ते बाद ही हमारे पास कोई ना कोई गोल्फर जो कोई ना कोई टूर्नामेंट मैच जीत कर आते हैं वो मौजूद होते हैं। 2 दिन पहले हमने आपकी मुलाकात कराई थी इस्लामाबाद में होने वाली 63वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप की विमेन कैटेगरी की फातेह से, और आज आपको मिलवाएंगे कौमी एमेच्योर मेंस चैंपियन राफे असलम राजा से। राफे असलम राजा हमारे साथ है। क्या हाल है आपका? और बहुत बहुत मुबारक हो आपको जो भी आता है हमारे शो पे, और ख़ासतौर पे गोल्फ, क्योंकि बहुत से और स्पोर्ट्स जो हैं वो फिर भी खेले गए, लेकिन गोल्फ अभी ज़रा इंट्रोडक्शन लेवल पे हमें लग रहा था कि पाकिस्तान में है, लेकिन वी हैव सो मेनी चैंपियंस नाउ। आपने किस उम्र में स्टार्ट किया गोल्फ खेलना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कई पाकिस्तानी की तरह मैंने भी बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया था। मैं आई थिंक 5 से 6 साल का हूँगा। मेरे फादर खेलते थे, अभी भी खेलते हैं। उनका बड़ा शौक था कि वो एक्सेल करें इस गेम में, बट उन्होंने फिर अपने बच्चों पर ट्राई किया और मैंने 5-6 साल की उम्र में इस गेम स्टार्ट किया एंड आई पिक्ड इट अप। से आप खेल रहे हैं एंड देन यू पिक्ड इट अप। अच्छा, वालिद साहब के इसरार पे मतलब कुछ था, चलें देखें, इंस्पायर किए, उसके बाद एक ट्रू कॉलिंग भी होती है ना, भाई मैंने खेलना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसको उसके बाद इतना सीरियसली लेना कि चैंपियन ही बन जाना एमेच्योर कैटेगरी में। एक नेचुरल टैलेंट आपके इर्द गिर्द लोगों को आप में नजर आया फॉर गोल्फ? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह आप कह रहे हैं एक पैशन डेवलप कर लिया था एट अ वेरी अर्ली एज, और मैंने एक बैलेंस रखा लाइफ में। जिस तरह स्कूल में जाता था उतना ही टाइम में गोल्फ को देता था। आहिस्ता आहिस्ता गेम बेहतर होती गई और ओवर द पास्ट 5-6 साल मैंने बहुत सीरियसली इसको परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट मैं जीत चुका हूँ इस वक्त। खातून चैंपियन उस दिन हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कि 5-6-7 साल पहले चले जाएं तो बहुत ही कम तादाद होती थी लड़कियों की इन द कॉम्पिटिशन्स। क्या जाहिर है मर्दों में तो ये गेम बहुत अरसे से पॉपुलर है, लेकिन क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या पास्ट फ्यू ईयर्स रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और वो जो एक इम्प्रेशन तो होता था कि भाई गोल्फ एक ही सर्टन कैटेगरी के लोगों तक महदूद है, वो भी अब मिथ टूट गया है? जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन की एफर्ट्स की वजह से उन्होंने प्रोफेशनल्स में गेम को ग्रो करना शुरू किया। प्रोफेशनल से हम एमेचर्स इंस्पायर होते हैं। हम एमेचर्स को देख के जो हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि यार दिस गेम इज एक्चुअली एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। ये सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए नहीं है बल्कि सारे लोग इस गेम को खेल सकते हैं। इज इट बिकॉज हमारा सवाल हमेशा यही होता है कि इट्स हमने तासुर तो यही है, खासतौर पे जब स्पॉन्सर्स को हम देखते हैं गोल्फ टूर्नामेंट्स के, कि इट्स अ रिच मैन स्पोर्ट। खेला भी ज़्यादातर गोल्फ क्लब्स होते हैं, यू हैव टू बी अ मेंबर टू प्ले इन दोज, नेचुरली प्रैक्टिस हो या मैच हो, वट एवर इट इज़, आपको मेंबर होना होता है। तो वी आर जस्ट वंडरिंग कि आम आदमी जिसके इतने वसाइल ना हो वो भी गोल्फ खेल सकता है?
तकरीबन 50 से 60 गॉल्फ क्लब्स हैं और कोई भी बंदा जाके मेंबरशिप ले सकता है। आई थिंक 20-25 हज़ार से मेंबरशिप स्टार्ट हो सकती है। इवन अगर ना भी मेंबरशिप हो, आप डेली के 100-200 रुपए दे के आप एटलीस्ट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्लब्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर आप इफ यू वांट टू परस्यू इट फर्दर। एंड इफ़ यू हैव टैलेंट तो सर्टनली आपको सपोर्ट मिल जाती है। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? हम अगर इंटरनेशनल सतह पे स्टेज पे बात करें, पाकिस्तानी गोल्फर्स, आपको लगता है कि हम दुनिया का जो लेवल ऑफ टैलेंट है इन गोल्फ, हम उसके करीब हैं या वैसा ही हमारा टैलेंट है और देर से आए हाँ हम ग्लोबली कम्पीट कर सकते हैं इन कॉम्पिटिशन्स? जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान में गेम का लेवल आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता जा रहा है, स्कोर्स नीचे आते जा रहे हैं, उसी तरह हमारे कुछ प्लेयर्स ने बाहर जाना शुरू किया है, बाहर जाके इतनी जीतना शुरू किया है। अहमद बेग ऐसे प्लेयर आप लोग जानते होंगे, अभी भी एक काम में वो जीत के आए हैं। तो डेफिनेटली टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग दैट टैलेंट और उस टैलेंट को ग्लोबल लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता एक्लेमेटाइज करना, ताकि हम जाके उस प्रेशर को सस्टेन करना शुरू करें। हमें पता चले कि बाहर जाके खेलना कैसे है। हम डेफिनेटली टैलेंटेड है ना। एक सबक मुझे बताएं, मुझे लगता है कि गोल्फ जो है ना बड़ा पेशेंस का गेम है। सो क्या ज़िंदगी में क्या हासिल होता है अगर आप अच्छे गोल्फर हो? तो ज़िंदगी आपकी कैसे बेहतर होती है? गुड क्वेश्चन। जी देखें, मैंने क्योंकि बचपन से गेम को साथ लिया है, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द पर्सनालिटी ट्रेट्स आई हैव वो गोल्फ की वजह से हैं। एक पेशेंस आपने मेंशन किया, दूसरा डिसिप्लिन, क्योंकि इस गेम में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपने एक प्रोसेस से गुजरना है, तो यू हैव टू ट्रस्ट दैट प्रोसेस। तो वो आपको मेंटालिटी उस तरह डेवलप होती है। फिर आपकी अच्छे लोगों में नेटवर्किंग होती है, उससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, प्रेशर सस्टेन करना आप सीख जाते हैं। तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज गोल्फ आप में डेवलप करती है। Sounds right to us. बहुत शुक्रिया राफे आलम फॉर बीइंग विद अस। मुबारक आपको एक दफ़ा फिर। और डेफिनेटली जो क्वालिटीज़ राफे ने हमें गिनवाई हैं, दे आर गुड फॉर एनीथिंग एल्स दैट यू डू इन लाइफ एज वेल। अभी आपको बताएंगे गज़ा पर इसराइल के बेरहमाना और ज़ालिमाना हमलों को 200 से ज़ायद दिन हो गए हैं। 200 से ज़ायद दिन हो गए हैं। 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कहना भी आसान नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक शहर, एक बहुत बड़ा एरिया नहीं है, वहाँ पे 34,000 लोग शहीद कर दिए। और 34,000 तो शहीद जो हो गए वो हो गए, उसके बाद उनकी फैमिलीज, उनके दोस्त, उनके मोहल्लेदार, मतलब कम्युनिटीज जो है वो उजड़ गई हैं। तो इट्स नॉट जस्ट आइसोलेटेड कि जी हालांकि इजरायली वहशत की नज़र हो गई हैं। अमेरिका चाहे तो ये हमले आज बंद करवा सकता है, मगर वो इसराइल को तमाम तरह असलहे समेत माली मराद मजीद दे रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में इसराइली हमलों के खिलाफ गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है और एहतजाज का दायरा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों तक फैल गया है। ब्रुकलिन में वहाँ क्या हुआ? हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर निकले, नहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा किया। अफसोसनाक बात यह है कि जमहूरी आज़ादियों के सबसे बड़े चैम्पियन अमेरिका में स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है। दर्जनों स्टूडेंट्स सिर्फ गिरफ्तार हो चुके, बल्कि उनका दाखिला तक मुअत्तल कर दिया गया है। इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद इसराइल के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। ये भी मज़े की बात है ना कि रेजिलियंस इतनी ज़बरदस्त है कि आके कुछ भी कर लो, हम फिर भी आवाज़ उठाएंगे। कोलंबिया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कली, आप इमर्सन, येल, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम ले लें, वहाँ धरने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। एहतजाजी कैंप्स लगा दिए गए हैं जिनमें मुसलमान ही नहीं देते हैं इर्द गिर्द जहाँ पे धरना हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन कैंप्स में, इन एहतजाज में सिर्फ मुसलमान नहीं है, इनफैक्ट यहूदी भी शरीक हैं। तो उनको भी ये ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा। अमेरिका में भी दिस ईयर इज़ इलेक्शन ईयर, और इलेक्शन ईयर में अब ये कहा जा रहा है, बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके जो अमेरिका के अंदरूनी मामलात हैं उन पे इलेक्शन डिसाइड नहीं होगा, इसी पे होगा। वैसे इस चीज़ पे होगा। शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी साहबा, गुज़श्ता अक्टूबर के वाक़यात के बाद से ही अमेरिका भर में एहतजाज नज़र आया, लेकिन ये कहा जाता था कि वक्त के साथ डायल डाउन हो जाएगा। हुआ नहीं, इतने माह गुजर गए हैं। तो क्या अब अमरीकियों को भी ये जो पीपल इन द हाईएस्ट पावर और अथॉरिटी हैं, ये एहसास है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता? अक़वाम मुत्तहिदा जब बनी थी और दूसरे जंगी अजीम के बाद एक नया यूनाइटेड नेशंस बना, ताकि एक अखलाकियात की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्डर की बुनियाद पे UN ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन बना। सारा ढांचा उस पे था कि रूल ऑफ लॉ
पर ये सारा इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट होगा। मतलब नहीं तो फिर जंगल का कानून होता है जैसे ममालिक के अंदर होता है, इसी तरह कानून और ह्यूमैनिटेरियन लॉज होंगे ज़्यादातर, जिस जंग के भी बने थे, जिनीवा कन्वेंशंस बने, वियना कन्वेंशन, हर किस्म के कन्वेंशंस जो अबाइडिंग होते हैं, और हर किस्म की एक जिसे कहते हैं पूरा एक जाल बिछाया गया अखलाकियात की बुनियाद पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कि जंगें इस तरह ना हो। इस वक्त जो हो रहा है वहाँ इजराइल ने जो बर्बरियत दिखाई है और जेनोसाइडल जंग उसने वहाँ चलाई है, उसने पूरे इस वर्ल्ड ऑर्डर के दिल में एक छुरा घोंपा है। और ये जंग अब उसके बारे में हो गई है। इट इज़ नाउ फॉर अ बैटल ऑन द मोरालिटी ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, कि उसकी कितनी साख है, उसकी कितनी लेजिटिमेसी है, ये उसके बारे में जंग हो गई है। नहीं तो आप अमेरिका में और सारी दुनिया में इतना एहतजाज जो है, ये जो आग भड़क उठी है और वो ख़त्म नहीं हो रही है और मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, वो इसलिए है कि अंधी हिमायत जो की गई है इजराइल की और वीटोज किए गए हैं सीज़फायर, वो अब उसके दूरस असरात हो रहे हैं। इंसाफ का तराजू एक पलड़े झुका रहेगा, और तो फिर इसी वजह से आप देख रहे हैं कि लोगों के जहन और लोगों के दिल जो हैं वो अब मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप अमेरिका के कैंपसेस को इस वक्त देख रहे हैं कि वहाँ कितना सरापा एहतजाज है। अच्छा, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, उसमें एहतजाजी सिलसिला जो है वो रोकने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कटेल करते हैं। एटलीस्ट अमेरिका की बात करें तो क्या ये इशारा है कि अमेरिकी हुकाम अपने अंदरूनी हालात की वजह से प्रेशर में हैं? देखिए, इजराइल के बड़े ताने बाने हैं वहाँ, उनकी सोसाइटी में, उनकी बिजनेसेस में, बल्कि ये कैंपसेस भी जो बड़े बड़े जहाँ इतना एहतजाज हो रहा है एक के बाद दीगरे, और वो रुक नहीं रहा, उनके बड़े बड़े मोहरे गिर रहे हैं, और वो वहाँ मतलब फायरिंग्स भी हो रही हैं, उस पर भी एहतजाज हो रहा है। ये जी इसलिए हो रहा है कि उनकी सोसाइटी में ये रचा बसा हुआ है, और फिर वो कभी एंटीसेमिटिज्म यानी एक वेपनाइज कर देते हैं कि आपने एंटीसेमिटिज्म की। बट अब देखिए, इजराइल की ये जो जारहाना जेनोसाइडल जंग है उसकी मुखालफत करना एंटीसेमिटिज्म नहीं है। ये एंटीसेमिटिज्म का एक मतलब खुद ही बजाते खुद एक वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मैं नहीं, मसलन आप नहीं होना चाहते, हम क्यों हो एंटीसेमेटिक? हमने भी देखा है उस वक्त दूसरे जंग अजीम में क्या हुआ, फैशिज्म और फुस्तायत के ज़माने में बहुत बुरा हाल। तो इसका ये नहीं मतलब है कि फिर हम किसी के खिलाफ हैं या नस्ल कुशी कर रहे हैं। इधर तो नस्ल कुशी हो रही है जिस तरह जूस की वहाँ हुई थी। तो ये एक जितना भी आप अमेरिका को कह लें कि उनकी सोसाइटी में रचा बसा है, उनकी जो नौजवान नस्ल है उनको ये जो एस्टैब्लिशमेंट के उनके स्टेक्स हैं वो हजम करने मुश्किल हो रहे हैं। तो ये नौजवान नस्ल कहीं भी दुनिया में देख लें तो नॉन ही है जो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा आने वाले अमेरिकी इंतखाब में भी। इस तमाम माहिरीन उनकी यही राय है। बहुत शुक्रिया आपका शहरी रहमान साहब। एक और बात हमने करनी है, और आपको पता ही है कि तहरीक इंसाफ अगर सोशल मीडिया आपका चल रहा है तो आपको उससे बड़ा अच्छी तरह पता चल जाएगा कि तहरीक इंसाफ को साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक बहुत परेशानी है। और फिर आपको पता है कि सोशल मीडिया पे एक दो सजेशंस होती हैं, फिर सारे उस पर आ जाते हैं और बहुत सी बात हो रही है। ख़ास तौर पे उनका जो क्लेम है, भरपूर ये बात हो रही है, उनका जो एक क्लेम है कि उनको जहर दिया जा रहा है उनके खाने में और इसलिए उनकी एलिमेंट्स और उनकी तकलीफ़ें हो रही हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ऑल्दो उस हवाले से उनका एक मेडिकल चेकअप भी हो चुका है, 2 हो चुके हैं एक्चुअली, इनफैक्ट 2 हो चुके हैं। एक तो शौकत खानम के डॉक्टर ही थे, सरबराही में हुआ था, डॉक्टर आसिम ने बात गुफ्तगू उनकी ऑन रिकॉर्ड है, उसके बाद शिफा में हुआ। PTI के अरकान कौमी असम्बली ने इनकी सेहत से मुताल्लिक कल एहतजाज भी किया और इनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है। और PTI की ख़वातीन ने कराची प्रेस क्लब पर भी मुजाहरे में बुशरा बीबी से इजहार यकजहती किया। पार्टी रहनुमा शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी सेहत के बारे में बुशरा बीबी की पार्टी कारकुनों को या लीडरशिप को लाइल्म रखा जा रहा है। सरकारी डॉक्टर बनी गाला जाते हैं मगर उन्हें नहीं बताया जाता। हुकूमत ये सब कुछ इमरान खान को अजियत देने के लिए कर रही है। और बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी कराई गई है लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं, ज़रा ये देखें।
खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान हैं और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया एज ए चेयरमैन PTI, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। अच्छा, 2 दिन पहले जिन डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी का मुआयना किया था, पिम्स के डॉक्टर्स हैं, उनकी भी रिपोर्ट सामने आ गई और उनका ये कहना था इनको कोई एज सच मेडिकल इशू नहीं है, दिल की कोई तकलीफ़ इनको नहीं है। उनको एडवाइस किया गया कि वो अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें एंड द रेस्ट दे सेड कि शी इज़ इन गुड हेल्थ। इनफैक्ट आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ इस मामले को जानबूझकर सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। ये देखें उन्होंने क्या कहा। जो बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर की इस्लामाबाद में है, अल शिफा हॉस्पिटल, वहां पे उनका जो है वो तिब्बी मुआयना भी कराया गया, उनके टेस्ट भी कराए गए। तो देखिए एंडोस्कोपी भी हो गई है, बाकी टेस्ट भी हो गए हैं। जब वो दिल की तकलीफ की बात करती हैं तो वो ECG भी क्लियर है, मस्कुलर पेन जो है उसको डायग्नोज किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे सियासत की जा रही है। और देखिए जो ब्लड में पॉइजन के ट्रेसेस होते हैं, आर्सन या किसी और किस्म के पॉइजन के, वो क्लियरली ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादती की जा रही है तरीके इंसाफ की तरफ से कि वो इस खातून के मामले को लेकर बेबुनियाद, मन घड़त और बिल्कुल झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और किसी किस्म की ना कोई डिजीज है, ना एलिमेंट है, ना इलनेस है, कोई बीमारी या उस तरह का कोई मामला सामने नहीं आ रहा। तमाम तर टेस्ट भी हो चुके हैं, जहर के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो मैंने आपको कहा मजे का खेज एक स्टोरी थी। हाँ, गैस्ट्रो की एक माइनर शिकायत थी, गैस्ट्रो की शिकायत तो किसी को भी हो सकती है। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ सर्टनली मुतमईन नहीं हो रही है एक्चुअली, नहीं मुतमईन। और ये सेहत के हवाले से बात हो रही है तो तहरीक इंसाफ को भी, उनके फॉलोअर्स को भी मुतमईन करना चाहिए, बिकॉज ये हैं तो एक कैदी की हैसियत है इनकी, और किसी भी कैदी की बुनियादी हुकूक में शामिल है इस तरह कि उसे सेहत की तमाम सहूलियात मैसर हों, इलाज मौलजी की तमाम सहूलियात मैसर हों। और यहाँ पे सर्टनली ये साबिक खातून अव्वल भी हैं, तो इट इज़ अ स्पेशल केस और द कंसर्न्स जो हैं they need to be addressed। अच्छा जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर और स्पोक्स पर्सन हैं बुशरा बीबी की मशाल आज़म यूसुफज़ई हमारे साथ हैं। मशाल साहिबा, बहुत सी बातें हो रही हैं तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक सख्त खदशात हैं। क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि जो लग रहा है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ एड्रेस नहीं हो रहे, उनको क्या सिम्टम्स हैं, उनको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपको लग रहा है कि एड्रेस नहीं हो रहे सही तरीके से? देखें जी, बुशरा इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है। हमारी खदशात है कि उनको जहर दिया गया है शब बारात पे, जब उनका रोज़ा था और अफ्तारी में उनके खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया है जो इंटरनल सोर्स से हमें पता चला कि उनके खाने में हार्पिक के 2-3 कतरे डाले गए थे और उस वजह से फिर उनकी सेहत ख़राब हुई, उनकी तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। इस हवाले से हमने हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और उसके बाद क्योंकि हमने आवाज़ उठाई और हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए तो उनके टेस्ट हुए। हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि इससे पहले बुशरा इमरान खान साहिबा को कभी भी कोई बीमारी नहीं थी, इवन कि उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर का भी कोई मसला नहीं था। लेकिन जब से वो गिरफ़्तार हुई और गिरफ़्तारी के बाद तब से उनकी सेहत ख़राब है, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से उनकी तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। और हम बारहा ये कह रहे हैं कि उनकी जान को शदीद ज़ाहिर स्ट्रेस भी है। अब ये बताइएगा मशाल साहिबा कि इस्लामाबाद के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में, सबसे बड़े रिप्यूटेड प्राइवेट अस्पताल में, वहाँ डॉक्टर आसिम ख़ुद भी मौजूद थे, उनका चेकअप हुआ, टेस्ट्स हुए। डॉक्टर आसिम ने कुछ ऐसा बताया जिससे आपको लगा हो कि हाँ भाई जो हमारे खदशात हैं उनकी तस्दीक हो रही है इससे? ये कैदी का हक होता है कि अगर उसको कोई मेडिकल इशू हो तो उनको प्रॉपर उनका इलाज किया जाए। लेकिन चूँकि बुशरा इमरान खान साहिबा को जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो हमारे बारहा आवाज़ उठाने के बावजूद ना पिम्स के कोई डॉक्टर आए, ना सिर्फ जेल के डॉक्टर जाती थी और मामूली की रूटीन की कार्रवाई करके वापस आ जाती थी। तो हमने उनसे कहा कि जी चूँकि उनके पेट में शदीद दर्द और जलन थी
उन्होंने मुझे बताया कि उनके पेट में इतनी जलन है कि जैसे किसी ने इस्त्री उनके पेट पे रखी हो। तो उस वजह से फिर अदालत ने अलाउ किया और अदालत ने बाकायदा एक सख्त हुक्म जारी किया। अदालत 3 हफ्तों से कह रही थी कि उनके मेडिकल टेस्ट कराएं, मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहे थे। आप ख़ुद सोचें, अगर उनकी जान को ख़तरा नहीं था या उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर जब हमने आवाज़ उठाई उस टाइम उनके मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं हुए? कौन था जो इसमें रुकावट डाल रहा था कि उनके मेडिकल टेस्ट ना हो? अदालत ने 3 हफ्तों से मुसलसल ऑर्डर्स दी है। अदालत ने 2 चीज़ें अप्रूव की थी, एक एंडोस्कोपी अप्रूव की थी अलशिफा हॉस्पिटल से, दूसरा उनके ब्लड टेस्ट अप्रूव किए थे और हमसे कहा गया कि आप जिस लेबॉर्ट्री पे एतबार करते हैं क्योंकि आपकी जान को शदीद ख़तरा है। और ख़ान साहब और बीबी साहिबा ने कहा कि चूँकि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इसलिए यकीन नहीं है कि गवर्नमेंट ही थी जिन्होंने ख़ान साहब पे अटैक करवाया था और उनकी जान पे 2 मरतबा हमला हुआ है, तो इसलिए हमने अलशिफा को चूज़ किया। लेकिन वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एंडोस्कोपी हुई। एंडोस्कोपी में बाकायदा ये नज़र आया है कि उनके खाने की नाली और उनके मैदे में ज़ख़म है और वहाँ पे सूजिश है। तो जब एंडोस्कोपी हुई और ये हमारी उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई, तो चूँकि इस वाक़े को 2 महीने तकरीबन गुज़र चुके थे, तो उस टाइम ये करना ब्लड टेस्ट में ही नज़र आता है कि जहर दिया गया है या नहीं दिया गया है। लेकिन फिर दोबारा से अदालत के सख्त अहकामात के बावजूद ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया। शौकत खानम का बंदा वहाँ खड़ा था, हमने ये भी कहा कि आप अलशिफा से करें, क्रॉस चेक शौकत खानम से करें, लेकिन हमें नहीं कराया गया, करने दिया गया। और उस वजह से क्योंकि ब्लड टेस्ट में ही नज़र आता है कि जहर का अंसर मौजूद है या नहीं है, तो उस पे हम अभी अपनी पोजीशन वो इसलिए डॉक्टर आसिम साहब ने उस ब्लड टेस्ट जब हुआ ही नहीं था तो बात नहीं। लेकिन जो टेस्ट हो गए थे उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं वो कह रही हैं कि ज़ख़म आए हैं, वो ज़ख़म आप कह रही हैं कि वो शो किए जा रहे थे। अच्छा ये बताइएगा, जहर का बार बार जिक्र हो रहा है कि उनको जहर ही दिया गया है। इनफैक्ट खान साहब जो है उन्होंने खुद भी कोट किया है एक जगह कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया है। इसका कोई एविडेंस, कोई सबूत? क्योंकि बाथरूम टॉयलेट क्लीनर की बात जी करते आपने हैं, तो नाम ही लिया है कि किस चीज़ से जहर दिया गया है, मतलब इतनी डिटेल है तो कोई एविडेंस भी होगा, तो कोई केस तो बनता है फिर इस पे। क्या शक ही है अब तक आप लोगों को? सिर्फ मैं समझती हूँ, हमें यकीन है कि उन्हें ऐसा कुछ दिया गया है जिससे उनकी तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। 2 दिन पहले भी उनके सीने में दर्द था, उनके उल्टे बाजू में दर्द हो रहा था। जेल की डॉक्टर आई, जेल की डॉक्टर ने जब ECG की तो वो ECG नॉर्मल नहीं थी। उन्होंने कहा जी मैं जेल की इंतज़ामिया को जाके इन्फॉर्म करती हूँ और मैं पिम्स के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को हम इन्फॉर्म करते ताकि वो आके आपका चेकअप करें। लेकिन और वो वहाँ 12 बजे गई और वहाँ से 5 बजे निकली। हमने शोर उठाया, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि जब बुशरा इमरान खान साहबा की तबीयत कैसी है या अंदर क्या हो रहा है। लेकिन रात के फिर 11:30 बजे पिम्स की एम्बुलेंस और 3 डॉक्टर्स आए। अंधेरा का इंतज़ार किया गया ताकि आवाम को ना पता चले और उनके साथ जो भी हो रहा है तो वो अंधेरे में हो और आवाम आगाह ना हो। लेकिन चूँकि हम तक खबर आ गई, हमने आवाज़ उठाई और पूरे पाकिस्तान को पता चला कि अब इस टाइम पिम्स के डॉक्टर्स अंदर गए हैं। वहाँ पे दोबारा उनकी ECG हुई तो उनको बताया गया, चूँकि उन्होंने मना किया कि अब तुम्हारी तबीयत सही है, दोबारा क्यों करा रहे हो, तो उन्हें बताया गया कि जब सुबह डॉक्टर आई थी वो ये लिख कर गई है कि आपकी ECG नॉर्मल नहीं है जो हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम दोबारा से ECG कराना चाहते हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये मसला है और इनको रिलीफ का मसला है, क्योंकि हुकूमत के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर आसिम की भी गुफ्तगू वैसे पहले जब इनिशियल उन्होंने बात की थी वो कह रहे थे कोई ऐसा मसला नहीं नज़र आ रहा। आपसे बात कर रहे हैं तो आप बता रही हैं कि हर चीज़ में ही मसला है, एंडोस्कोपी में भी ज़ख़म आ रहे हैं, ECG भी ख़राब आ रही है, हुकूमत कहती है सब कुछ ठीक होता है। अब किस तरह ये मामला हल होता हुआ आप देख रहे हैं? हुकूमत मुखालिफ मुहिम भी चलाने का सोचा जा रहा है, एहतजाज भी हुआ उनकी रिहाई के लिए, फिर आपके आपस के मामलात भी ज़रा उलझे रहते हैं। व्हाट डू यू सी फॉरवर्ड? अगर इससे पहले पाकिस्तान में ख़वातीन बात होती है, बेनज़ीर साहिबा की बात होती है, मरियम नवाज़ की, तो वो एक पॉलिटिकल फिगर्स है। लेकिन बुशरा इमरान खान साहिबा पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो एक घरेलू खातून है और उनको इसलिए हिट किया गया है कि वो इमरान खान की बीवी और उसकी इज़्ज़त है। वो ये समझते हैं कि बुशरा इमरान खान साहिबा के साथ तमाम ये हथकंडे इस्तेमाल करके वो खान साहब को कमज़ोर कर देंगे, तो ये इनकी भूल है, क्योंकि खान साहब और बुशरा बीबी वाज़े तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मशाल आज़म यूसुफज़ई जो स्पोक्स पर्सन हैं बुशरा बीबी की, हमसे बात कर रही थी और
वो भी 100% श्योर ही लग रही थी कि डेफिनेटली बुशरा बीबी को जहर दिया गया। ऑल्दो एविडेंस उस तरह नहीं है, लेकिन डिमांड यही की जा रही है कि उनके दोबारा से सारे मेडिकल टेस्ट हों और वहाँ से हों जहाँ से ये चाहते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू विश बुशरा बीबी द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और किसी के साथ भी बेसिकली ये होना नहीं चाहिए। और ये जो तजाद है, मतलब मिसाल से गुफ्तगू हुई हमारी मिसाल साहिबा से, वो कह रही है एंडोस्कोपी ख़राब है। वैसे उसकी रिपोर्ट चल भी रही थी टीवी के ऊपर, जो भी इनिशियल फाइंडिंग्स होती हैं वो नहीं मान रहे ना। वो कह रही हैं जो उसमें ज़ख्म है, ECG भी उस दिन ख़राब आई थी। सो हुकूमत कहती है कि तमाम रिपोर्ट्स ठीक हैं। डॉक्टर आसिम ने भी जो गुफ्तगू हमने उनकी सुनी थी उसमें किसी शक का इजहार नहीं किया था। सो या एनी हाउ लेट्स सी, मगर जो भी रिजर्वेशंस हैं वो दूर होने चाहिए। बीमारी किसी की भी हो, उसका मजाक ना उड़ाना चाहिए, ना बनाना चाहिए, टेकन सीरियसली। क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि कुलसूम नवाज साहिबा जब तक अल्लाह को प्यारी नहीं हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इनके रहनुमा उनकी बीमारी को मजाक ही समझते रहे, को तैयारी नहीं थे, मजाक ही समझते रहे, और कोई इस पे यकीन करने को तैयार नहीं था और इसको ड्रामा करार दे रहे थे। नहीं अब्दुल्ला, किसी की भी बीमारी हो ना, बीमारी को समझाओ, क्योंकि जब तक कोई ठोस सबूत सामने ना आए तो यही समझा जाता है कि ये बनाई हुई बात है, कि इसको यूज़ किया जा रहा है, दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़, या फिर इसको एक हथकंडा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। बीमारी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑल्दो मशाल साहिबा की कुछ बातों पे, जैसे कि उनको वो एक क्लीनिंग एजेंट के कतरे दिए गए, उस बात को भी काफ़ी वैसे तो हफ्ते गुजर गए होंगे, क्योंकि ये क्लेम जो था ये कुछ हफ्ते पहले आया था। अब वो चीज़ भी बीच में से गुजर गई होगी, लेकिन इफ़ दे हैव एविडेंस तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अच्छा जी, एक हमने जिक्र तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं लेकिन डिटेल में बात नहीं हुई, और आज करना चाहते हैं कि सिंध में कच्चे का इलाका ना सिर्फ आवाम के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है, बल्कि लगता है कि कच्चे के डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। मतलब ये तो हम काफ़ी अरसे से डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन अब ज़रा मामला सीरियस हो गया है। ये अगवा बराए तावान, कत्ल और असलहे की स्मगलिंग समेत दीगर संगीन तरीन जराइम करते हैं। आम तासुर यही है कि इन डाकुओं को इलाके के बाअसर अफराद की पुष्ट पनाही हासिल है, वरना दे कैन नॉट वर्क इफ़ दे डोंट हैव एन इनसाइडर जो उनकी who's got their back। पिछले दिनों जैकबाबाद के करीब गैर कानूनी असलहे की भारी खेप पकड़ी गई। असलहे की स्मगलिंग के लिए पुलिस वैन इस्तेमाल की जा रही थी। अंदाज़ा लगाइए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर बाबुल खान भियो पर इल्ज़ाम है कि वो इसमें मुलव्वस हैं, जिस पर बाबुल खान ने इल्ज़ामात की तरदीद की है और ये कहकर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया कि हुकूमत सिंध वाक़े की शफ़ाफ इंक्वायरी कराए। उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ या नहीं उसका अभी पता नहीं है। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने चंद दिन पहले सिंध हुकूमत पर जोर दिया था कि जब तक कच्चे में ताकतवर लोग और वडेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, डाकू ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि वज़ीर आला के मुशीर का इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, मुकम्मल तफ्तीश की जाए। सिंध हुकूमत को सर्टनली चाहिए कि उस मामले में भाई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करे और देखे डाकुओं की पुष्ट पनाही करने वालों के खिलाफ सख्ती और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि it is high time that this menace should get Absolutely, it needs to come to an end। कामरान राजी नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सबसे पहले तो ये बता दें, ये जो रेजिग्नेशन भी हो गई बाबुल खान की, लेकिन कहा यह जा रहा है और इल्ज़ाम बहुत बड़ा है कि वो गाड़ी में उनकी असला जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था इधर से उधर। इन्वेस्टिगेशन कराई किसी ने? इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, ये तो पुलिस से भी महसूस ये होता है कि जैसे पुलिस ने जब पकड़ लिया उस वक्त तक उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। जैकबाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे, SSP जैकबाबाद थे, उनकी हिदायत पर कहा यह जा रहा है कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कोई असलहा मुंतकिल हो रहा है, जिस पर पुलिस ने एक डबल केबिन गाड़ी को रोका, जिसके साथ एक पुलिस की मोबाइल भी एस्कॉर्ट कर रही थी। इसमें असलहा नहीं था, बुनियादी तौर पर ये कोई गोलियां थी, एमुनेशन था। अच्छा। और आतिशी हथियार की जो बड़े हथियार हैं उनकी गोलियां थी, कुछ 2600 से ज़ायद गोलियां थी, जिनमें कैशनकोव की गोलियां थी, G3 राइफल जो कि प्रोहिबिटेड बोर असलहा है, ममनुआ बोर का, वो था। और ख़ास तौर पर इसमें कुछ 6 जो पट्टे कहलाते हैं LMG के लाइट मशीन गन, जो आपने देखी होगी, बहुत बड़ी राइफल होती है गाड़ियों के ऊपर, कच्चे के इलाके में या जहाँ पुलिस ऑपरेशन होता है या आर्मी की गाड़ियों पर लगी होती है। तो ये ममनुआ बोर का असलहा था, जिसका जो एमुनेशन था जो मुंतकिल किया जा रहा था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बलूचिस्तान का जो
नसीराबाद का जो इलाका है जो सिंध के साथ ही बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जैकबाबाद के साथ, वहाँ से लाया जा रहा था। और इसमें जो पुलिस मोबाइल में लोग थे उनका ताल्लुक शिकारपुर पुलिस से था। और ये जो पुलिस मोबाइल थी ये डिप्यूट थी अल्लाह डिनो बाबुल भयो, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। वज़ीर आला सिंध के मुशीर थे। गुज़िश्ता रात थी उनका जो रिज़ाइन है वो सिंध हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा, लेकिन उनका रिज़ाइन हो गया, गाड़ी जो थी वो उन्हीं से एसोसिएट की जा रही है, लेकिन जिन पुलिस अफसरान ने पकड़ा था उनका ट्रांसफर हो गया। हुआ कुछ ऐसा भी हुआ? नहीं, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इसको रेट किया गया है बुनियादी तौर पे। कहा यह जा रहा है, अनकन्फर्म्ड इतला है कि उनका पहले से कोई 4-5 महीने पहले कुछ 2 लोग थे ऐसे, लेकिन वो जूनियर लेवल के, इंतहाई जूनियर लेवल के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका वोट की ट्रांसफर हुआ था, लेकिन फिर वो उस पर अमल दरामद रोका हुआ था। बाबुल भाइयों जो हैं, अब तो इनका इस्तीफा मंजूर हो गया, बट दिस इज अलार्मिंग। एक मसला जो इतना बड़ा है, जो हर रोज़ हेडलाइनों में आता है, अखबारों में छपता है, उससे जुड़ा हुआ मामला ही समझे ना कि इतनी बड़ी तादाद में गोलियां ममनुआ बोर के मतलब पट्टे के पट्टे जा रहे हैं। इस पे तो थरथली मच जानी चाहिए थी, इस पे तो मतलब कोई बयान आना चाहिए था, इस पे तो कोई वजाहत आनी चाहिए। अब्दुल्ला, कोई वजाहत नहीं आई। चीफ मिनिस्टर सिंध का एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कोई स्टेटमेंट इस पर जारी नहीं किया। लेकिन देखें, तशवीश की बात तो यह है कि जो हमारे 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें कश्मीर है, घोटकी है, सक्खर है, शिकारपुर और लाड़काना के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैकबाबाद के, यहाँ पर हालात वैसे ही काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें ये पता चला है कि तकरीबन 120 के करीब लोग अगवा हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक इन 5 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन तशवीश की बात यह है कि अगर आप देख लें, घोटकी ज़िले को देख लें तो उसमें भी 1 साल के दौरान जो हमने रिसर्च की है उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो ज़िले के एसएसपी हैं, पुलिस का हेड, उनके तबादले हुए हैं। इसी तरह सक्खर में 4 पुलिस ऑफिसर्स 1 साल के दौरान तब्दील हुए। कश्मीर में नहीं, वो मेरा ख्याल में कंट्रोल से बाहर है। कुछ सियासी मामलात, यकीनन जो बातें की जाती हैं वो ऐसा ही है, सियासी मामलात हैं। जैसा कि आपने ये बाबुल भयो का केस देखा, इसी तरह कश्मीर में भी आप देखें, जो वहाँ के जो मुंतखब अरकान है या जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उन पर खुद या तो जिरगे की एफआईआर हैं या मर्डर्स की एफआईआर। ताकतवर हो गए डाकू के जो वडेरे हैं या सियासतदान हैं या बासर लोग हैं, ये इनके सामने इन्होंने घुटने टेक दिए हैं या फिर ये बासर लोग इन डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं? ये प्लीज एक्सप्लेन करें अब्दुल्ला। देखिए, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे। व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं, बिल्कुल कोई ताकतवर नहीं है। हमारी कई पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने कश्मीर जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे ख़तरनाक ज़िला समझा जाता है, या घोटकी, वहाँ के पुलिस ऑफिसर से बात हुई है जो माजी में रहे हैं, कोई डाकू ताकतवर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि या तो पुलिस किसी मसलियत का शिकार होती है या हुकूमत कमज़ोर है। हुकूमत की संजीदगी हमने नहीं देखी। कोई आप देखें मुनज़्ज़म तौर पर ऑपरेशन नजर नहीं आया। सोशल मीडिया पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा। सबसे तशवीश की बात यह है कि बहुत सारे लाखों लोग हमारे ट्रैवल करते हैं बाय रोड पिछले चंद बरसों में, जब से हैदराबाद सक्खर मुल्तान मोटरवे शुरू हुई। सबसे तशवीश की बात यह है कि पिछले 3-4 महीने में अगर आप देखें तो बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि मोटरवे को बंद कर दिया जाता था। यानी खुद मोटरवे पुलिस या खुद जो सिंध पुलिस थी सक्खर में, वो मोटरवे पे लोगों को नहीं जाने देती थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि मोटरवे पर डाकू आ जाते हैं। कश्मीर से आगे जो कश्मीर इंटरचेंज है, वहां से इकबालाबाद जो जिला रहीम यार खान का इलाका है, वहां पर डाकू आ जाते हैं और अगवा का इम्कान होता है, इसलिए मोटरवे बंद कर दी जाती हैं। अगर पिछले 10-20 वर्षों में तो हमने कभी नहीं सुना कि हाईवेज की ये सूरत हाल हो कि हाईवे पे ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया जाए इसलिए कि वहां डाकू आ जाते हैं। तो लेकिन कुछ डकैतियां तो रिपोर्ट भी हुई हैं। डकैतियां न सिर्फ वहां पर रिपोर्ट हुई, बल्कि आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तक तो ये सूरत हाल थी कि जिला नौशेरो फिरोज जो हमारे कराची से 4 घंटे की ड्राइव पर है, नवाबशाह के साथ ही, नौशेरो फिरोज में भी हमने देखा कि वहां पर ट्रक के जो ड्राइवर्स थे, कामरान रजी, मसला तो है और बहुत अच्छे से, और मसला कम भी नहीं हो रहा, हल करने में संजीदा भी है कोई? देखिए, जब तक इंटर प्रोविंशनल एफर्ट भी चाहिए, और खासतौर पे चूंकि जब आपने कहा है ना कि ये कोई इतने हैवी वेट डाकू नहीं है, तो फिर तो विल चाहिए ना हुकूमत की और पुलिस की। जब इतनी बड़ी आगे से आपका ना हो डाकू, कोई बहुत ही ताकतवर नहीं है,
तो खत्म करें काम लेकिन को, ये भी तो पकड़ें। बात हकीकत है कि उनके पास ऐसा आतिशी असलहा मौजूद है डाकुओं के पास कि पुलिस उसका जवाब नहीं दे सकती। नहीं, उनके पास असलहा है, उनके पास ड्रोन कैमराज हैं, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, ठीक ठाक है। लेकिन पुलिस अगर संजीदगी से चाहे, पुलिस नहीं बल्कि हमारे पास तो रेंजर्स बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मौजूद है सिंध में, और सैकड़ों हर जिले में मौजूद है। तो अगर संजीदगी नहीं होती, जो भी ऑपरेशन होगा, आप देखें चंद दिन जारी रहेगा, सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलेगी। मौजूदा जो वजीर दाखिला हैं सिंध के, वो कई दफ़ा गए भी हैं, हमने देखा पिछले चंद दिनों में कश्मीर, घोटकी, जो ख़ास तौर पे ये जो ज़िले हैं बॉर्डर के, यहाँ पर जहाँ डाकुओं का ज़्यादा मसला है, वो वहाँ गए, लेकिन आपको एक्शन होता नज़र नहीं आएगा। जो निगरान वजीर दाखिला थे, अगर आप अब्दुल्ला उनका देखें, पहले दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम कच्चे के डाकुओं का खात्मा करेंगे। वो पूरे अपने 6 महीने गुजार के चले गए, कोई खात्मा नहीं हुआ, बल्कि क्राइम बहुत बढ़ गए। तो हुकूमत की संजीदगी चाहिए, न सिर्फ सिंध हुकूमत की बल्कि पंजाब हुकूमत की भी चाहिए, क्योंकि पंजाब में अगर आप देखें तो जो सादकाबाद और रहीम यार खान का इलाका है, वहां पर भी हमने देखा, वहां माजी में बड़ी सीरियस कैंपेन चली, फौज के हेलीकॉप्टर से भी हिस्सा लिया। हम यहाँ बात करते ही रहते हैं। अब ये सुना है जी कि आदि मुजरिमों, सुनते तो बहुत कुछ हैं, कि उनको ट्रैक करने के लिए कुछ डिवाइसेस ली जाएंगी और कुछ नए 3000 कैमरे फौरी लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, कैमरे भी जो है ना, ये कोई 7-8 साल हो गए हमें। ये बदकिस्मती है कराची के लोगों की कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन वहाँ सेफ सिटी सिस्टम है ही नहीं। ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, ये कोई 5-6 अरब रुपए से शुरू हुआ था और 15-20 अरब रुपए पे चला गया। और पिछली जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने आप को बड़े फख्र से बताया कि हमने जी इस प्रोजेक्ट के जो लागत थी उसको कम किया है। लेकिन अफसोस के साथ कराची शहर में तो क्या कैमराज लगे होंगे, अगर कराची में जो दाखिल होने के रास्ते हैं वहां पर भी अच्छे मुनासिब कैमरे नहीं है। कुछ दिनों पहले IG सिंध और जो हुकाम थे वो गए, उन्होंने जो कराची से ठट्टा को जो टोल प्लाजा लगता है वहां पे कैमरे लगाए। अगर आप वहां जाके देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, वो बहुत ही आम नौइयत के कैमरास हैं बहुत बार। और ये टड़े लगाने वाला भी बिल्कुल ही एक नहीं, जो कैमरे लगे हुए हैं वो काम भी तो नहीं कर रहे ना, वो बस दिखावे के लिए लगे हुए हैं। कामरान रजी, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने का हमें। भाई इत्तलात आ रही हैं कि लाहौर और कराची के बाद मॉडल सिटी कहलाने वाले इस्लामाबाद में भी स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। अगर पिछले साल 2023 की बात की जाए तो इस्लामाबाद में राहज़नी की 2523 वारदातें हुई थीं। कत्ल और डकैती के दीगर क्राइम अलग हैं। शहरियों को ये कहते हुए अक्सर सुना जा रहा है कि हम कभी इस्लामाबाद में आज़ाद घूम फिर सकते थे, लेकिन अब वैसी बात नहीं रही है। वैसे तो सारे मुल्क के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन लिटरली इस्लामाबाद वाकई वो जगह थी कि जहां आज़ाद आप मतलब वॉक के लिए भी आप जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते थे। नॉट एनी मोर, क्योंकि क्राइम रेट जो है वो बढ़ रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ कंट्रोल भी है। अगर तो कुछ कंट्रोल हो रहा है उसके बारे में पता करेंगे। और एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया है कि जी किसी भी वारदात की कॉल पर SHO फौरी रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके साथ तस्वीर बनाएगा और फिर वो आगे कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, कितने वक्त बाद जाएगी, ये सारा क्या मैकेनिज्म है। एंड आल्सो इफ दिस मॉडल इज वर्किंग तो इट शुड बी रेप्लिकेटेड इन अदर सिटीज एज वेल। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नईम बुखारी हमारे हैं। जी शहजाद साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये इस्लामाबाद में बाकी वो बात है कि इतना क्राइम रेट हम उस तरह नहीं सुनते थे, एवरीथिंग वाज कंट्रोलेबल। शहर को भी अगर साइज वाइज देखा जाए तो छोटा ही माना जाता है। तस्दीक करते जी शहजाद नदीम बुखारी साहब हैं। जी ओके, शहजाद साहब तो मैंने सही कहा था ना। दी तो बताइए शहजाद साहब कि किस तरह ये कंट्रोल में हो रहा है, अगर तो कंट्रोल हो रहा है, पहले तो ये बता दें। थैंक यू जी हुमा अब्दुल्ला। मैं आप लोगों ने ये जो पॉइंट रेज़ किया, मैं ख़ुद इस शहर का रहने वाला हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कैपिटल के अपने इश्यूज़ होते हैं। आबादी भी इतनी ज़्यादा हो गई और दिन के बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, आपके लाखों के हिसाब से लोग आ रहे हैं डेली बाकी शहरों से भी इस्लामाबाद में। लेकिन जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर रहे हैं। हम पूरी तरह से क्राइम फाइट करने के लिए दिन रात जाग रहे हैं, मैं, मेरी टीम। और आप प्रीवियस डेटा हमारा उठा के देखें तो हमने सब्सटेंटिवली क्राइम को क्रश किया पिछले 25 दिनों में। 25 दिनों में हमने जो रॉबरीज और स्नैचिंग की कॉल्स थी वो सब्सटेंटिवली रिड्यूस हो गई हैं, ऑलमोस्ट 50% से भी कम हो गई हैं। और
उसके लिए हमने डिफरेंट गैंग्स भी उठाए हैं। फिर मेरा मैसेज डाउन द लाइन तमाम के लिए बड़ा क्लियर रहा थ्रू आउट। आप लोगों ने भी इस चीज़ को चलाया, बाकी सोशल मीडिया पे भी चलता रहा। मेरा फोकस सिर्फ होता है प्रोफेशनल पुलिसिंग। मैं बिल्कुल किसी तरह भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ कि मेरे जो ऑफिसर्स हैं या और कोई सबॉर्डिनेट्स हैं वो लोगों को किसी तरह की हैरेसमेंट करें और उसमें वो टाइम ज़ाया करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक फोकस है और मैं डेस्परेटली इस चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ कि किसी तरह इस शहर का क्राइम हम क्रश कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50% क्राइम यहाँ पे रिड्यूस किया है पिछले 25 दिन में। तो ये आगे भी इंशाल्लाह हम इसे सब्सटेंशियली रिड्यूस करेंगे। 50% अगर 25 दिन में आपने रिड्यूस किया तो सर्टेनली ये बड़ा हुआ था, तो आपने रिड्यूस किया है। क्या आपने आइडेंटिफाई किया, कैसे कम हो गया 50%? यू नो, आप कह रहे हैं कि मैंने 50% क्राइम कम कर दिया, जो आपने लोग क्या कर दिया? आपने जो लोग पकड़े हैं वो इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे थे, पूरे गैंग्स हैं? कहाँ से इनका ताल्लुक है? ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, बाहर से आते हैं, चले जाते हैं, क्या साइंस है? जी अब्दुल्ला, ये अच्छी बात आपने पूछी। इसमें यह है कि चूँकि कैपिटल सिटी है, यहाँ पे बाहर से भी आके ऑपरेट करते हैं और यहाँ पे कई कच्ची बस्ती साथ में बहुत सारी लोकेलिटीज़ हैं जो सराउंड कर रही हैं इस्लामाबाद के पॉश एरियाज़ को। तो उस चीज़ की वजह से वहाँ उन ड्वेलिंग्स में से भी लड़के आते थे और हमने काफ़ी सारे अरेस्ट किए हैं। मोर देन 100 गैंग्स हमने अरेस्ट किए हैं। और इस सारे प्रोसेस के साथ साथ हमने जो एक चीज़ मेक श्योर की है कि हमने डॉल्फिन फोर्स को रीवैम्प किया है। अपनी डॉल्फिन को अब बिल्कुल फ्रेश लड़के हम इसमें लेके आ रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स हमने स्टार्ट करवाई हैं और हमने मेक श्योर किया, उन्हें बॉडी कैम्प्स दिए हैं और हम उनको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने गश्त का सिस्टम अपना इन्हांस किया है। हमने इवन मैं आपको बताऊं कि हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी विंग यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि कोई भी करप्शन की साइड पे ना जाए। कोई भी हमारा ऑफिसर है वो दे शुड जस्ट बी फोकस्ड ऑन प्रोफेशनल पुलिसिंग। और उसमें रिसेंटली हमें बहुत सारे अफसरान को सज़ाएं भी देनी पड़ी और इट रन्स इन 2 डजन्स। और ऑब्वियसली वो कोई भी ऐसे किसी की ख्वाहिश नहीं होती है कि पुलिस सारी फैमिली है, लेकिन सज़ा देने का मकसद ये होता है करेक्शन। तो अपने डिपार्टमेंट को करेक्ट करना, आपकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक और चीज़ चीज़ों की वजह से हमें सब्सटेंटिवली। जी शहजाद साहब, रिपीट ऑफेंडर्स के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं एटलीस्ट हम देखते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन ही बन जाता है, जेल टाइम भी होता है। छोटे मोटे जो होते हैं चोर डाकू, वो जाके ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करके सीख के आते हैं और फिर वो करते हैं। प्रोसिक्यूशन को बहुत एयर टाइट बनाना कि ये छुट ना पाएँ, ये इन सारी चीज़ों पे भी कंसंट्रेशन हो रही है इस्लामाबाद में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने हुमा। ये वो ट्रेजेडी है जिसकी वजह से क्रिमिनल्स जो हैं वो ज़्यादा परपिचुएट हो रहे हैं और हमने इसके लिए अपनी प्रोसिक्यूशन जो ब्रांच है उसको भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। और हम आईओज़ जो हैं हमारे, उन्हें उनके स्पेशल क्रैश कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं बेस्ड ऑन जो पुराने फ़ैसले हैं कोर्ट्स के, उनको भी सामने रख के। और इंशाल्लाह हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्हें हम इस काबिल प्रोफेशनल बनाएं कि कोई भी क्रिमिनल रिलीफ ना ले सके। अच्छा, अब बुखारी साहब, एक और भी हमारी सोसाइटी में वल्नरेबल ज़ाहिर है ज़्यादातर बच्चे होते हैं या ख़वातीन होती हैं या हमारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं। इस्लामाबाद से कुछ बड़े डिस्टर्बिंग वाक़यात भी रिपोर्ट होते रहे हैं, पर्टिकुलरली पार्क्स एंड सराउंडिंग्स में। सो उसकी बेहतरी के लिए क्या आपने किया है अब तक? और जो पुराने केसेस हैं, क्या उनके कल्प्रिट्स पकड़े गए थे? और जब हम सेफ सिटी की बात करते हैं, साथ ये भी बता दें, तो क्या कैमरास इफेक्टिवली इन लार्ज नंबर्स इंस्टॉल्ड हैं इस्लामाबाद एरिया में? कवरिंग द होल सिटी? जी आप लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें एक बात में मिस कर गया था जी। याद रखें कि मेरा मैसेज तमाम आप लोगों के ज़रिए से तमाम सिटीजन्स को मैसेज है कि प्लीज़ जब भी हम रॉबरी के क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं तो आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमारे बहुत सारे केसेस इस वजह से खारिज हो रहे हैं, हमारे बहुत सारी प्रोसिक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रही है, उन्हें रिलीफ मिल रहा है क्रिमिनल्स को सिर्फ इस वजह से कि लोग उनके साथ सुलह कर लेते हैं। नहीं, सिर्फ
अगर आपके साथ मेरे घर अल्लाह माफ करे कोई डाका मारेगा, मैं उसके साथ कैसे सुलह करूंगा? या तो मैं उससे डर जाऊंगा, या तो मैं उससे डर जाऊंगा कि ये कल को मेरे साथ कोई जुल्म करेगा, मेरे बच्चों के साथ ज्यादती करेगा, या फिर कोई कॉम्पनसेशन पैसों की इन्वॉल्व होगी। किस तरह लोग सुलह कर लेते हैं? जी, ये आपने अच्छी बात की। पहले वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, डर वाला भी होता है, और दूसरे वाला भी होता है, अपने पैसे लेके वो कहते हैं चलो जी हमारा काम तो मुक गया। जी नहीं, वो बेसिकली ये इसीलिए मैं आपके ये दोबारा पॉइंट रेज़ किया था कि आप लोगों के ज़रिए से ये सोसाइटी को मैसेज दूँ कि प्लीज़ आप लोग इनके साथ सुलह ना करें, और कहीं से आपको प्रेशर फील हो रहा हो आप हमारे पास आएँ। मैंने अपना नंबर दिया है डिफरेंट चैनल्स में, सोशल मीडिया पे, एवरीवेयर। आप मुझे सिर्फ एक मैसेज करके देखें, उसके बाद हमारा रिस्पांस आप चेक करें। इंशाल्लाह कोई भी अगर आपको इस तरह का क्रिमिनल आपको हैरेस कर रहा हो, इंटिमिडेट कर रहा हो, तो मेरी आपसे कमिटमेंट है हम उनके ख़िलाफ़ मज़ीद FIR देंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। कैमरास का हमने आपसे पूछा था सेफ सिटी के हवाले से, और ख़ासतौर पे जैसे F9 पार्क वगैरह ऐसी जगह हैं जो कि लोकल्स के लिए, वहाँ जो लोग रहते हैं, बड़ी आम बात है कि वहाँ जाके वॉक किया जाए। अब वो ज़रा खौफ का एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया बिकॉज वहाँ ऐसे हरासमेंट के इंसिडेंट्स हुए हैं। हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? हम वहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद कभी भी कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं कि F9 पार्क और बाकी पार्क्स भी हमारे लिए स्पेशल फोकस हैं, और किसी को अगर कोई इस तरह की फीलिंग और कंप्लेंट भी होती है तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, डिफरेंट हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। लेट मी एश्योर यू, और आप लोगों के थ्रू मैं क्लियर मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऑल पार्क्स आर वेरी मच सेफ फॉर women, for children, for all the segments of society। बुखारी साहब, लास्टली जो SHO ने तस्वीर बनानी है कंप्लेनेंट के साथ और आपको भेजनी है, पता नहीं किसको भेजनी है, ये क्या चल रहा है ये सिस्टम? जी बिल्कुल चल रहा है, और ना सिर्फ SHOs बल्कि STPOs लेवल तक भी हमने रॉबरी पे इंश्योर करवाया हुआ है कि वो खुद जाएंगे, खुद कंप्लेनेंट्स मिलेंगे, और उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के लिए मैं खुद रैंडमली जो जिनके साथ वारदात होती है उन्हें मैं वंस इन अ वाइल में रैंडमली खुद भी कॉल कर लेता हूँ। चलें जी, अच्छी बात है फिर तो अगर ये सिस्टम चल रहा है, इससे सर्टनली कुछ चेक एंड बैलेंस तो ज़रूर क्रिएट हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शहजाद नदीम साहब जो कि DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद में, और उनका ये क्लेम करना कि 50% क्राइम्स जो हैं वो कम हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, 25 दिनों में उन्होंने 25 दिनों में, विच इज़ ग्रेट। ऐसा ही अगर हुआ है, और इसी बात पे हम आप लोगों से कहते हैं, पीपल हु आर लिविंग इन दोज सिटीज़, आप हमें लिखें और बताएं डू यू फील सेफर इन योर सिटी, तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। गज़ा में 6 माह से जारी मुजालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में रद्द-ए-अमल तो ऑब्वियसली देखा जा रहा है, हम उसका इतना जिक्र भी इधर करते हैं। और ऐसे में न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में एक थिएटर पेश किया जा रहा है जिसमें 20वीं सदी की ख़वातीन की जानिब से वोट के इख्तियार की जद्दोजहद को हाईलाइट किया गया है। और इस शो की प्रोड्यूसर हिलरी क्लिंटन के साथ मलाला यूसुफजई हैं। गजा के मुजालिम को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि मलाला यूसुफजई बारहा गजा में जारी मुजालिम की मजम्मत भी बहुत दफ़ा कर चुकी हैं और सीज़ फायर का मुतालबा भी करती रही हैं। अच्छा, अब हिलरी क्लिंटन कि इनके पार्टनरशिप की खबर आने के बाद ज़रा तनकीद ज़्यादा हो गई है। ज़ाहिर मलाला पहले भी वक्तन फ़वक्तन सीज़ फायर का मुतालबा भी करती रही हैं और मजम्मत भी करती रही हैं जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। और सिर्फ गज़ा में ही नहीं, दुनिया में कोई भी वाक़या होता यूजुअली ये है कि तमाम गर्दनें मलाला यूसुफजई की तरफ घूम जाती हैं। अब दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अनफेयर कि भाई दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, सारे बैठ के हाथ बांध के मलाला की तरफ देखेंगे कि वो क्या कहती हैं, जो कि वो कहती भी हैं। मलाला यूसुफजई से इसकी मजम्मत कराना जो है ना, वो ऐसा लगता है कि वो लाजिम और मलजूम हो गया है और उन पर दबाव भी डाला जाता है। वो जब मजम्मत कर भी देती हैं तो उसके बाद उनकी तसल्ली नहीं होती, बिकॉज उनकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट और सिंसियरिटी पे सवाल उठना स्टार्ट हो जाते हैं। देखें, बात
छोटी सी है। अच्छा, मलाला अब लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट तो उनकी जाहिर है अब हर इशू में तो नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी का एक मकसद है, कॉज है, और ये नहीं समझा जा सकता कि वो हर मसले को अपना कॉज बना लें। उनका अपना कॉज क्या है? तालीम का फरोग, बच्चियों की तालीम का फरोग। तो दुनिया में कोई भी मसला होगा वो उस पर बात करेंगी, मजम्मत करेंगी, लेकिन वो उसे कॉज नहीं बना लेंगी, बिकॉज शी हैज अ ओन कॉज। तो ऑब्वियसली वो अपने कॉज पे ज़्यादा, उनकी 99% कंसंट्रेशन तो अपने कॉज पे ही होगी, और उसके बाद और भी दुनिया में जो बहुत कुछ हो रहा हो, जिस तरह ये गज़ा वाली बात है उस पर भी वो बात करी है। लेकिन उन्हीं से, मलाला से ही एक्सपेक्टेशन रखना कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ के एक चीज़ के पीछे लग जाना, ये भी थोड़ा सा कभी कभार अनफेयर साउंड करता है, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी डन अ लॉट। कैन वी जस्ट रिमाइंड पीपल, लोगों को ये याद नहीं रहता कि मलाला जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स जो है चला रही हैं तो सवात में, सवात में पाकिस्तान के रिमोट एरियाज, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि बहुत से अफ्रीकी ममालिक में भी इस तरह के सस्टेनेबल मॉडल्स चल रहे हैं, जिनको फंडिंग की भी जरूरत होती है, जिनको लोगों की डोनेशंस की भी जरूरत होती है, जिसके लिए वो काम भी करती हैं। सो ये सारा कुछ आप लोगों की मदद के लिए, दुनिया की सपोर्ट की मदद के बगैर नहीं हो सकता। तो और उनकी एक अपनी कॉज है जो कि बच्चियों की तालीम से मुताल्लिक है। ये मलाला की अपनी कॉज है। जिस तरह किसी इंसानियत की खिदमत किसी की एक कॉज होगी, जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ किसी और शख्स की कॉज होगी। मलाला जिन पर कातिलाना हमला किया गया वो मरते मरते बची, वो किस लिए जंग कर रही थी? ताकि सवात में तालिबान के रिजीम के दौरान बच्चों को, बच्चियों को तालीम का हक मिल सके। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, जो सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा होता है उसका जिक्र हमने करना होता है, तो दिस वाज वन ऑफ दोस थिंग्स। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। इफ यू हैव एन ओपिनियन ऑन दैट, प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप हमें लिखे। तो उनकी अपनी कॉज के बावजूद उन्होंने बड़े वाशगाफ वाज़े अल्फाज में ये जो इजरायली मज़ालिम की मजम्मत भी की है, और फौरी सीज़ फायर का मुतालबा भी किया है, और फ़लस्तीनियों पे जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इन द मीन टाइम नहीं है, याद दिला दें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 इंटरनेशनल आज लाहौर में खेला जा रहा है। अब्दुल्ला, ये बात हमने की नहीं, ये तो हमने शुरू में ही कर ली थी। हाँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा डिटेल नहीं की और अभी भी नहीं कर सकते क्योंकि शाम 7:30 बजे शुरू होगा कज़ाफी स्टेडियम में। कल भी ट्रेनिंग की है, और आपको मोहम्मद रिजवान बाय द वे अब इस सीरीज से बाहर हो गए हैं क्योंकि वो इंजर्ड है ना। कल ही हम इसके बारे में बात कर रहे थे। आजम खान भी इंजर्ड हैं, कुछ लोग इंजर्ड हैं, बट देखें जिनकी इंजरी हो तो बाकियों को टाइम मिल जाता है। हारिस रऊफ ने बाय द वे प्रैक्टिस शुरू कर दी है। चलिए जी, अच्छी बात है। सो गुड लक, आज का मैच जरा जीत लें, अच्छे से जीत लें। वी कैन सी यू टुमारो। सी यू, बाय।